नींद क्या है और आपकी नींद कितनी जरूरी है, कितने घंटे की नींद होनी चाहिए, इन तमाम मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा पैनल है डॉक्टर्स का। एक बार परिचय करा देती हूँ। डॉक्टर अंशुमन कुमार, डायरेक्टर धर्मशिला कैंसर अस्पताल, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर मनोज कुमार हैं, एचओडी कार्डियोलॉजिस्ट हैं मैक्स अस्पताल से। डॉक्टर मनीषा सिंघल हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं और मानसी गुलाटी जी योगा एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले डॉक्टर अंशुमन, क्रोनिक फटीग सिंड्रोम ये क्या है, समझाइए जरा इसको। जी बिल्कुल, देखिए क्रोनिक फटीग सिंड्रोम चल रहा था और पैकेज में दिखाया जा रहा था नींद की डिस्टर्बेंस और सारी चीजें। दोनों मेडिकल वाइज कॉमन पब्लिक के लिए हो सकता है एक हो, मेडिकल वाइज अलग है। क्रोनिक फटीग सिंड्रोम यूजुअली वायरल इलनेस, वायरल किसी भी तरह की तकलीफ हो, उसके बाद माइल्जिया मतलब मांसपेशियों में दर्द, इनकेफेलोमाइलाइटिस मतलब स्पाइन मतलब रीढ़ की जो नसें होती है और दिमाग में कुछ बीमारी जैसी चीज हो जिसके कारण इंसान सो ले, दवा ले ले, लेकिन वो हर समय थका महसूस करेगा। आमतौर पे इसका कोई पुख्ता इलाज नहीं है। 6 महीने से 8 महीने समय लगता है, इंसान ठीक होता है। क्रोनिक फटीग क्या है? अगर नींद पूरी ना हो, नींद डिस्टर्ब हो, रेस्टलेस स्लीप हो, अगर ऐसा होगा तो इंसान अगले दिन हर समय थकान महसूस करेगा। क्रोनिक मतलब पुराने लंबे समय चलने वाला, फटीग मतलब थकान। जॉब पे नॉडर्स, उसको बोलते हैं डे टाइम नॉडर्स, दिन में भी झपकी लेगा, उसको मन नहीं लगेगा काम करने में, इरिटेबिलिटी होगी, बेचैनी होगी और उसको हर समय नींद आती रहेगी। तो थोड़ा सा टेक्निकली डिफरेंट है क्रोनिक फटीग सिंड्रोम और क्रोनिक फटीग में। बिल्कुल, आगे बढ़े उससे पहले जरा ये भी बता दीजिए कि नींद क्या है, नींद का मतलब क्या है? देखिए नींद मेडिकल डेफिनेशन वाइज तो ये है कंप्लीट मेंटल फिजिकल रिलैक्सेशन विथ एबिलिटी टू कट ऑफ फ्रॉम द सराउंडिंग। मतलब आप अपने वातावरण से कट जाते हैं, कुछ कुछ सुनने की चीजें आप ध्यान ले सकते हैं, आंखों से दिखाई नहीं देगा। और ये क्यों किया जाता है? जिस तरह से इंसान को भूख और सेक्स अपने प्रोजेनी पीढ़ी को चलाने के लिए और खुद को जिंदा रखने की जरूरी है, उन दोनों को ठीक करने के लिए नींद जरूरी है, क्योंकि उस दरमियान 6 से 8 घंटे में मांसपेशियां, नर्वस सिस्टम, इम्यून सिस्टम, बॉडी के हर सिस्टम को रिपेयर किया जाता है, फिर से आपको तैयार किया जाता है। उसको अगर थोड़ा अंदाजे ऐसे रखें कि नींद और मौत में बस फर्क है इतना, इधर तो आना जाना है, नींद आएगी और जाएगी, और उधर बस जाना ही जाना है। इतना ही फर्क है। बहुत खूब। चलिए डॉक्टर मनोज, आपके पास आना चाहूंगी। जब हम बात कर रहे हैं सिंड्रोम की, इसके साथ ही साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसके खाइए और स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए। बिल्कुल। मानसी जी, मैं चाहूंगी कि कुछ और आसन भी आप हमें बताएं, और इसके साथ ही साथ मैं आगे बढ़ूं जरा उससे पहले एक और बात बता दीजिए। आपने जो अभी 2 आसन बताए हैं वो कितनी रेपिटेशन में होने चाहिए? जी, हर आसन को 3 बार करना बहुत जरूरी है। 10 सेकंड के लिए करिए, इसको 3 बार करिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और अच्छी नींद आएगी आपको। जी डॉक्टर अंशुमन, 2 सवाल अब यहाँ पे। पहली बात तो ये कि क्या कोई डेफिशिएंसीज भी होती हैं? दूसरा सवाल मेरा ये, स्लीपिंग पैटर्न भी क्या ये बता सकते हैं कि किस तरह के हमें परेशानियां, चाहे शारीरिक परेशानियां या मानसिक परेशानियां हो सकती हैं? सोने का तरीका, दोनों सवालों का जवाब। जी बिल्कुल, डेफिशिएंसी होती है। देखिए विटामिन B12 डेफिशिएंसी स्लीप डिसऑर्डर करा सकता है। इस तरह से कुछ जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जिसको हम एंटीऑक्सीडेंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट का दर्जा देते हैं, उसकी डेफिशिएंसी में स्लीप डिसऑर्डर होगा। मेलेटोनिन एक पिगमेंट है जो बहुत एक्सेसिव एक्सपोजर के बाद, जिसको आप समझते हैं जेट लैग में नींद क्यों नहीं आती, तो मेलेटोनिन की लोग टैबलेट लेते हैं। ये मेलेटोनिन अगर सर्काडियन रिदम बोलते हैं कि सूरज के निकलने समय आप जगें और सूरज के अस्त होने के जितने करीब सो जाएं, तो आपका पिनियल बॉडी से मेलेटोनिन निकलता, वो साउंड रहेगा, हेल्दी रहेगा। अगर इसकी कमी होगी तब भी स्लीप डिस्टर्ब होगा। अब इतनी सारी बीमारियों की बात हुई, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि स्लीप की गड़बड़ी से, इरेगुलर डिसऑर्डर स्लीप से कैंसर जैसी बीमारी हो रही है। नर्सिस स्टडी की गई यूके में, जिसमें स्तन का कैंसर और ओवरी का कैंसर के इंसिडेंस बढ़े। ये भी दर्शकों को जानना चाहिए। अब आपने पूछा स्लीप पैटर्न, जब इंसान सो रहा हो तो उसको ऑब्जर्व करें। अगर सोते सोते उसकी सांस रुकती है, स्लीप एपनिया सिंड्रोम सब लोग समझ गए। अगर सोते सोते खांसी आने लगती है, 2 समस्या हो सकती है, हार्ट की समस्या या गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, मतलब एसिडिटी हुई और एसिड ऊपर चढ़ा लेकिन इंसान
गहरी नींद में था तो खांसी करके उसको रोकना चाहा कि फेफड़े में न चला जाए। अगर ये बार बार हो रहा हो तो उसको बचाना है, अदरवाइज इसोफेजियल कैंसर मतलब फूड पाइप का कैंसर होने की संभावना होगी। अगर सोते सोते इंसान पैर पटकता हो, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है, इरिटेबिलिटी, डे टाइम एंग्जाइटी, इस तरह की चीजें। एक तो ये बीमारी की बात हुई। अब इंसान बेली पोजीशन में सोता हो, पेट का बल लेटता हो और हाथ को अंदर दबा के रखता हो, तो आमतौर पे इंसान दिन में टेंस रह रहा है और रात में ये टर्न एंड टॉस करेगा, इसकी नींद डिस्टर्ब होगी, अगले दिन ये डे एंड ऑर्डर का काम करेगा। अगर कोई कर्ल होके नेस्टिंग पोजीशन में सोता हो तो आमतौर पे कहते हैं शेल प्रोटेक्टर, यूजुअली फीमेल में देखा जाता है ऐसा, जो बहुत केयर गिविंग होती है। इस तरह से बहुत सारे हमारे पैटर्न हैं जिसको देख के आप साइकोलॉजिकली भी समझ सकते हैं उसका लॉन्ग टर्म डिजीज का आउटकम, और डिजीज अगर होने वाली हो रही है तो भी इसका पता चलता है। बिल्कुल, और इसका जवाब मैं आगे डॉक्टर मनीषा आपसे लूंगी, लेकिन उससे पहले डॉक्टर मनोज आपके पास भी आना चाहूंगी। बहुत अच्छे तरीके से डॉक्टर अंशुमन ने समझाया कि हमारे सोने के तरीके क्या कुछ दिखाते हैं, क्या बताते हैं। इसी के साथ साथ मैं चाहूंगी अगर हम डेफिशिएंसीज की भी बात करते हैं, जैसे घंटे सोना भी इनफ होता है, मैं दर्शकों को साथ ही साथ बताती चलूं कि वो 4 घंटे की साउंड स्लीप होती होगी, आई एम श्योर कि मन मस्तिष्क पूरी तरह से रिलैक्स हो रहा होगा। चलिए डॉक्टर अंशुमन, ये बताइए कि अगर पहली बात तो ये बताइए कि दिन में सोना क्या एडवाइजेबल है या नहीं है, क्या दिन में सो सकते हैं, और क्या वो हम जो कहते हैं कि हमारी नींद पूरी नहीं हुई, हम ठीक से सो नहीं पाए, हम दिन में भी सो रहे हैं, क्या वो कवर अप होता है क्या इससे? देखिए, आयुर्वेद के दृष्टिकोण, मैं आयुर्वेद का डॉक्टर नहीं हूं, पढ़ा हुआ हूं, आयुर्वेद के दृष्टिकोण से दिन में सोना उचित नहीं है, लेकिन मेडिकल साइंस के रिसर्च का कहना है कि 3 बजे से पहले, 3 PM से पहले अगर नैप लेना है तो 20 मिनट्स का नैप एक्सेप्टेबल है, उससे ज्यादा नहीं सोएं। और जो आपने कहा कॉम्प्रोमाइज, क्या रात में कॉम्प्रोमाइज कर ले दिन में सो जाए, बिल्कुल नहीं है। सर्कैडियन रिदम मतलब बायोलॉजिकल क्लॉक ब्रेन का अगर डिस्टर्ब होगा, किन किन चीजों से डिस्टर्ब होगा, खाना अगर डिनर अर्ली कर लें तो ये डाइजेशन होके आपको रिफ्लक्स नहीं देगा, पहला। दूसरा, लाइट बंद होने के बाद सबने कही, मोबाइल बंद होने के बाद आपने कही, वाईफाई बंद करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ये आपके ब्रेन सर्किट को स्टिमुलेट कर रहा है। एलेक्सा जैसे डिवाइस को स्क्रीन से ऑफ करें। ब्लू लाइट नाइट लैंप का इस्तेमाल ना करें, वो डे लाइट को मिमिक करता है, आपके मेलाटोनिन को ऑफ रखेगा, आपको नींद नहीं आएगी। और सुबह जगते कर्टन को आउट कर दें ताकि रोशनी आए और आपका मेलाटोनिन सप्रेस हो जाए। अगर ये करते हैं तो ये क्वालिटी स्लीप आपको देगी। और आयुर्वेद क्या कहता है स्वस्थ व्यक्ति का, सम दोष समग्निश सम धातु मलह क्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना स्वस्थ इति अभिधीयते, मतलब सबकी सम अवस्था हो जाए, सही रात को नींद आए, दिन में आपको सोने की जरूरत नहीं होगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब आपने कही। डॉक्टर मनोज, यहीं से बात को आगे बढ़ाइए और ये भी बताइए, क्योंकि जिन चीजों का जिक्र किया, अब देखिए हमारे जो दर्शक है वो मेट्रो सिटीज में भी रहता है, बहुत सारे लोग ऐसी शिफ्ट्स में भी काम करते हैं जो रात में जगते हैं या फिर सुबह सोते हैं, और ऐसा नहीं है, इनफैक्ट जो लोग मॉर्निंग शिफ्ट में भी काम करते हैं, स्ट्रेस इतना ज्यादा है, सबसे बड़ा कारण तो स्ट्रेस ही रहता है। एंग्जाइटी और स्ट्रेस, ये 2 बड़े कारण हैं जो कि इस बीमारी को कहीं ना कहीं न्योता देते हैं। कैसे इसको कंट्रोल डॉक्टर साहब किया जा सकता है, क्या किया जाए? और डेफिशिएंसी जिनका जिक्र आपने किया, B12 का जिक्र हमने किया, हमने साथ ही विटामिन D का जिक्र किया, वो किस तरीके से हम नेचुरली भी पूरा कर सकते हैं? देखिए, शिफ्ट ड्यूटी का मैं तो मानता हूँ कि ये प्रोफेशनल हैजार्ड है। डॉक्टर अंशुमन से बिल्कुल मैं सहमत हूँ कि सोने का एक वक्त होता है जब आप अंधेरा होता है उस समय आप सोते हैं, और मुझे लगता है बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ ही सोना बेहतर होता है। अगर आप शिफ्ट ड्यूटी कर रहे हैं, नाइट ड्यूटी कर रहे हैं, तो ये मजबूरी है और वो करना पड़ता है। देखिए, ये प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट होती है, हम लोग भी करते हैं, बहुत बार नाइट कॉल्स में आते हैं, बट उससे स्लिप तो डिस्टर्ब होता है। दूसरी चीज हमने जो बताई थी आपको कि विटामिन D डिफिशियंसी का एक मतलब प्रूवन डेटा है कि उससे आपका जो है स्लिप डिसऑर्डर होता है। देखिए, और ये भी अभी पूरा पता नहीं है कि विटामिन D किस प्रकार से आपके स्लिप को अफेक्ट करता है, बट ये एनफ डेटा है। आप देखिएगा लिटरेचर में, मेडिकल लिटरेचर में एनफ डेटा है कि विटामिन D डिफिशियंसी जो है वो स्लिप को अल्टर करती है, स्लिप को डिस्टर्ब करती है। तो जो भी लोग जिनका अगर आप रूटीन टेस्ट में पाते हैं कि विटामिन D जो है वो कम है, खास करके अगर 20 से नीचे है, तो बेहतर है कि आप विटामिन D सप्लीमेंट्स, ओरल सप्लीमेंट्स दोनों तरह के अवेलेबल होते हैं, जेल कैप्सूल्स होता है और शॉट्स भी होते हैं, वो हर हफ्ते के हिसाब से ले सकते हैं। एक शॉट्स लेनी होती है हर हफ्ते, 4 हफ्ते लीजिए, फिर अपना रिपीट कराइए, और मंथली भी आप एक
कैप्सूल ले सकते हैं ताकि आपका विटामिन डी लेवल ठीक रहे। अब रही बात कि देखिए ये जो स्लीप डिसऑर्डर ये बहुत ही कॉमन है। अगर आपको मैं सच बताऊं तो 34% मेल्स और 17% फीमेल्स तो सिर्फ ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया से अफेक्टेड होते हैं। तो ये बहुत ही प्रिविलेंट प्रॉब्लम है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से भी आप इसको मैनेज करें, देखिए स्ट्रेस तो एक बहुत बड़ा कारण है आपके। डॉक्टर साहब, मैं माफी चाहूंगी, आपको रोक रही हूँ। एक चीज जरा क्लियर कीजिए, क्या ये हेरिडिटरी भी होता है? क्या कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि आपके पेरेंट्स को अगर इस तरह का कोई इशू है तो आप में वो कहीं ना कहीं इशू आ सकता है? जी बिल्कुल। आप देखिए कि कई बार हम लोग ये देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द डिजीजेज जो हैं वो जेनेटिक्स होते हैं। तो जेनेटिक में इफेक्ट तो है। बायोलॉजिकली अगर आपके फादर मदर को कोई इश्यूज होता है, चाहे कार्डियक प्रॉब्लम है, चाहे किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, उसी तरह से स्लिप और जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इवन साइकेट्रिक प्रॉब्लम, जो मेजर साइकेट्रिक इलनेस है, जो सिजोफ्रेनिया वगैरह है, वो भी फैमिलियल होते हैं, उसमें भी जेनेटिक रोल रहता है। तो स्लिप में भी होता है, बट जो ये माइनर स्लीप डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं, जैसे इनसोम्निया है या हाइपरसोम्निया है, बहुत लोग सोते सोते चलने लगते हैं, ये भी आप देखिएगा बहुत फैमिलियल होता है। बहुत सारे फैमिलीज में होता है कि रात को नींद में उठ के चलने की जो बीमारी होती है, ये भी फैमिलियल है। तो निश्चित तौर पर जेनेटिक फैक्टर होता है। बट मुझे लगता है कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जो है वो आपके यहाँ के गर्दन के फैट पे और आपकी टोटल बॉडी वेट, ओबेसिटी, एब्डोमिनल गर्थ, एब्डोमिनल ओबेसिटी पे ज्यादा मतलब मुझे लगता है उससे ज्यादा स्ट्रांगली लिंक्ड है। जेनेटिक फैक्टर के अलावा मुझे लगता है फेनोटाइप से ज्यादा ये रिलेटेड है। बिल्कुल। मैं यही क्लियर करता जी, डॉक्टर मनीषा के पास जाऊं उससे पहले डॉक्टर अंशुमन, एक्सेस ऑफ शुगर इनटेक या फिर हम जो आर्टिफिशियल चीजें या फिर पैकेज्ड फूड लेते हैं वो कितना रिस्पॉन्सिबल है? ओह, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने टच कर दिया। प्रोसेस्ड फूड, शुगर, खास करके जो रिफाइंड शुगर है और रिफाइंड जितनी चीजें ले रहे हैं, बॉडी में जनरलाइज इन्फ्लेमेशन करा रहा है, जो कि इनडायरेक्टली ओबेसिटी, टाइप 2 डायबिटीज और डायरेक्टली ऑल न्यूरोकेमिकल चेंजेस, मतलब ब्रेन से निकलने वाले केमिकल को डिस्टर्ब कर रहा है। और एक मेजर कारण है हाइपरटेंशन, डायबिटीज, स्लीप डिसऑर्डर और बहुत सारे डिजेनरेटिव डिजीज प्लस कैंसर। ये बहुत बड़ा इशू है, इसके लिए तो एक पूरा प्रोग्राम आप कर सकते हैं। ये छोटी चीज नहीं है। एक चीज डॉक्टर मनोज वाली बात में ऐड करता हूं, विटामिन डी का जो कोरिलेशन अभी तक साइंटिफिकली प्रूवन नहीं हुआ है, लेकिन एनेक्डोटल डाटा ये कह रहा है कि जो लोग दिन में बाहर निकलते हैं, धूप से विटामिन डी जनरेट होता है, खासकर सुबह की धूप से। ऐसे लोग दिन में बाहर ही नहीं निकलते हैं, रात को जगे रहते हैं, इसलिए देखा गया कि उनको स्लीप डिसऑर्डर ज्यादा हुआ है। अभी इस पर रिसर्च आना है। बिल्कुल। चलिए डॉक्टर मनीषा, अब आपके पास आती हूँ। हमने ये भी देखा है कि स्लीप डिसऑर्डर की वजह से बिहेवियर चेंज आता है। अब जरा एक पैटर्न बताइए, क्या होना चाहिए? हम अपने बिहेवियर को किस तरीके से चेंज करें, हम अपनी दिनचर्या को किस तरीके से प्लान करें ताकि नींद रात में अच्छी है और साउंड स्लीप